आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, द्वाद संग जनवाणी माता की। गौमठ सार कर्म कांड के अंतर्गत प्रदेशबंद पढ़ने के उपरांत अब प्रदेशबंद के कारणभूत योग स्थानों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। कल हमने 3 प्रकार के योग पढ़े थे। उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। अब उपपाद योग स्थान जन्म के प्रथम समय में होता है और जन्म के द्वितीय समय से लेकर के जब तक अपर्याप्तक अवस्था रहती है तब तक एकांतानुवृद्धि योग स्थान होता है। पर्याप्तक होने के पश्चात जितनी उम्र है उतनी उम्र पर्यंत परिणाम योग स्थान होता है। यहाँ पर घोटमान योग स्थान, घोटमान योग स्थान से तात्पर्य है कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, कभी स्थिर रहते हैं कभी घटते कभी बढ़ते, इस तरह से रहते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं गाथा नंबर 222 पृष्ठ क्रमांक 181। यहाँ पर एकांतानुवृद्धि योग स्थान का स्वरूप देखते हैं। एयंतवड्डिठाणा एयंतवड्डिठाणा ओवयट्ठाणानमन्तरे हन्ति ओवयट्ठाणानमन्तरे हन्ति अवरवरट्ठाणाओ अवरवरट्ठाणाओ सगकालादिम्यन्तिं हि सगकालादिम्यन्तं हि। क्या कहते हैं कि उपपाद योग स्थान और परिणाम योग रूप दोनों स्थानों के बीच में यानी परिणाम योग होता है। उपपाद योग स्थान के बाद उपपाद योग और परिणाम योग रूप दोनों स्थानों के बीच में एकांतानुवृद्धि योग स्थान होता है। ठीक है, किसके माने उपपाद योग के पश्चात और परिणाम योग के पहले जो बीच की अवस्था है वहाँ पर एकांतानुवृद्धि योग स्थान होता है। ठीक है, तो पर्याय धारण करने के द्वितीय समय से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व समय तक एक अंतर मुहूर्त काल पर्यंत, कितने समय तक? एक अंतर मुहूर्त काल तक, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियों से पर्याप्त हो जाता है। अब अंतर मुहूर्त का मतलब ये नहीं समझना कि 48 मिनट है ना, यहाँ पर हमेशा मध्यम अंतर मुहूर्त लगता है। कर्म के विवेचन में हमेशा अंतर मुहूर्त का जो अंतर मुहूर्त का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम अंतर मुहूर्त का प्रयोग किया जाता है। जो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कितना बड़ा है? 48 मिनट माइनस 1 समय, 48 मिनट माइनस 1 समय, ये होता है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। और जघन्य अंतर मुहूर्त कितना है? 1 आवली प्लस 1 समय। इसमें भी 2 आचार्यों के 2 मत हैं। एक आचार्य कहते हैं
कि एक आवली प्लस एक समय, इसको जघन्य अंतर मुहूर्त कहा जाता है। लेकिन अन्य आचार्यों के मत से आवली के असंख्यातवें भाग को भी अंतर मुहूर्त कहते हैं। हाँ, आवली के असंख्यातवें भाग को भी अंतर मुहूर्त कहते हैं। तो इसमें दो आचार्यों के दो मत हैं और हमें दोनों स्वीकार हैं। तो दोनों को स्वीकार करते हुए जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त के बीच में अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाएंगे? ठीक है, कैसे हो जाएंगे असंख्यात भेद? लगा लो, एक आवली एक समय, एक आवली दो समय, एक आवली तीन समय, एक आवली चार समय। जब तक दूसरी आवली होगी तब तक जघन्य युक्ता संख्यात भेद हो जाएंगे, है ना। और जघन्य युक्ता संख्यात कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। अरे जघन्य परिता संख्यात की पावर जघन्य परिता संख्यात, बताया था ना हमने। यानी जघन्य परिता संख्यात से जघन्य परिता संख्यात का जघन्य परिता संख्यात बार गुणा करने पर जघन्य युक्ता संख्यात प्राप्त होता है। कितनी सरल परिभाषा है। जघन्य परिता संख्यात की पावर जघन्य परिता संख्यात बराबर जघन्य युक्ता संख्यात। तो इतनी बड़ी एक आवली होती है। तो एक आवली होगी तब तक, दूसरी आवली होगी तब तक इतने भेद तो यही हो गए। फिर तीसरी आवली होगी, फिर चौथी आवली होगी। संख्यात कोड़ा कोड़ी आवली बीत जाने पर एक सेकंड होता है। संख्यात कोड़ा कोड़ी आवली बीत जाने पर एक सेकंड होता है ना। और 60 सेकंड का तो अब इसमें कितने भेद हो जाएंगे अंतर मुहूर्त के? असंख्यात, अनंत नहीं होंगे, असंख्यात। ठीक है। और एक मिनट होगी तब तक कितनी आवली हो जाएंगी? इंटू करते जाओ। संख्यात कोड़ा कोड़ी एक मिनट एक सेकंड में, फिर 60 सेकंड में, उससे गुणा कर दो 60 सेकंड से है। एक सेकंड में संख्यात कोड़ा कोड़ी। अब संख्यात संख्या कोई फिक्स नहीं है, संख्यात कोड़ा कोड़ी। ठीक है। आवली नहीं, जघन्य अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियों से पूर्ण नहीं होता है, हमेशा मध्यम अंतर मुहूर्त लगता है। अब मध्यम अंतर मुहूर्त में भी कम ज़्यादा हो सकता है, किसी को ज़्यादा लगे किसी को कम लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो रहेगा मध्यम ही, जघन्य नहीं होगा और उत्कृष्ट भी नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हो जाते हैं। जो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का प्रयोग करते हैं हम, उसका प्रयोग हमेशा मर्यादा में करते हैं। ठीक है। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का, जैसे दूध की मर्यादा कितनी है? बोले अंतर मुहूर्त। नमक की मर्यादा, वैसे नमक की कोई मर्यादा नहीं है, अंतर मुहूर्त। हाँ, क्योंकि 48 मिनट माइनस एक समय, तो वो अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आ जाता है। नमक की मर्यादा कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन नमक के साथ में जब पानी का संसर्ग हो जाता है तो उसकी मर्यादा बन जाती है। फिर जब तक उसके साथ में पानी का संसर्ग नहीं है तो नमक की कोई मर्यादा नहीं है। जैसे कि पत्थर को पीसा जाए, पत्थर का चूर्ण बनाया जाए, तो उसकी कितनी मर्यादा है? वह कोई मर्यादा नहीं है। तो इसी प्रकार से पत्थर भी पहाड़ों का एक, नमक भी पहाड़ों का पत्थर है, उसको पीसा जाए है। टाटा नमक तो अशुद्ध है वैसे ही, उसकी क्या मर्यादा करोगे? वो तो वैसे ही अवश्य।
ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें अभी तक मूल ग्रंथों में कोई पढ़ने को नहीं मिला, जिसके विषय में। तो जब तक मूल ग्रंथ में नहीं मिले तो अपन कैसे कहें? बच गया तो उसको कहीं डाल दो, उसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से मर्यादाओं के विषय में अंतर मुहूर्त का प्रयोग किया जाता है, वो बड़ा अंतर मुहूर्त किया जाता है। दूध की मर्यादा, बोले अंतर मुहूर्त नहीं, गलत है वो। हाँ, तो दूध की मर्यादा बोले 48 मिनट अंतर मुहूर्त, वो अंतर मुहूर्त 48 मिनट कम, एक समय कम, वहाँ तक है। तो इस तरह से मर्यादा में प्रयोग किया जाता है बड़ा अंतर मुहूर्त, और कर्म सिद्धांत में प्रयोग किया जाता है मध्यम अंतर मुहूर्त, ठीक है। जहाँ उनको उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का प्रयोग करना होगा, जहाँ कहीं कदाचित, तो वो हिंट कर देंगे उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त यहाँ लेना चाहिए, तो हिंट कर देंगे। अन्यथा अगर हिंट नहीं किया है तो ना तो जघन्य ना उत्कृष्ट, मध्यम अंतर मुहूर्त यहाँ लगते हैं, ठीक है। यदि जघन्य अंतर मुहूर्त लेना होगा तो भी हिंट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अल्पबोध से निकाली जाती हैं। जब हम अल्पबोध पढ़ते हैं तो उस अल्पबोध के माध्यम से इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेता है तो अपर्याप्तक अवस्था में एकांतानुवृद्धि योग स्थान पाया जाता है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक है। उस एकांतानुवृद्धि का जघन्य स्थान तो अपने काल के प्रथम समय में एकांतानुवृद्धि योग स्थान और उत्कृष्ट स्थान। अब उसका जघन्य काल, तो जघन्य काल कब होता है? तो जघन्य काल होता है अपने प्रथम स्थान में, अपने समय के प्रथम समय में। जैसे कि उपपाद योग स्थान हुआ पहले समय में, जन्म के प्रथम समय में कौन सा हुआ? उपपाद योग स्थान। और द्वितीय समय में एकांतानुवृद्धि योग स्थान, तो वहीं पर उसका जघन्य योग स्थान है, ठीक है, वहीं पर वो जघन्य है। तो यहाँ पर वही कह रही है कि जघन्य स्थान तो अपने काल के प्रथम समय में, और उत्कृष्ट स्थान कब होता है? अंतिम समय में होता है, ठीक है। क्योंकि प्रति समय प्रति समय प्रति समय वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। एकांतानुवृद्धि, एक एक समय में उसकी वृद्धि हो रही है, प्रत्येक समय उसकी वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका नाम है एकांतानुवृद्धि, ठीक है। अतएव एकांत अर्थात नियम से अपने समयों में समय समय प्रति असंख्यात असंख्यात गुणी वृद्धि होती है। कैसी होती है? असंख्यात असंख्यात गुणी वृद्धि होती है। अविभागी प्रतिच्छेद, अविभागी प्रतिच्छेदों की वृद्धि जिसमें हो वह एकांतानुवृद्धि योग स्थान। अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? भी आएगी इसकी परिभाषा वैसे। अविभाग प्रतिच्छेद वह शक्ति अंश जिसका दूसरा भाग न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अविभाग प्रतिच्छेद। तो जिस योग स्थान के अंतर्गत निरंतर अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते जाते हैं, प्रत्येक समय असंख्यात गुणे अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते जाते हैं, वह एकांतानुवृद्धि योग स्थान कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक समय बढ़ रही है। पहले समय में इतने हैं तो अगले समय में उससे असंख्यात गुणे बढ़ जाएंगे, फिर अगले समय और बढ़ जाएंगे, फिर अगले समय में और बढ़ जाएंगे। तो जब अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे तो उसकी शक्ति भी बढ़ेगी, फिर उन्हीं योग स्थानों की शक्ति बढ़ेगी फिर, ठीक है। वह शक्ति अंश जिसका दूसरा भाग न किया जा सके वह अविभाग प्रतिच्छेद है, ठीक है। तो अविभाग प्रतिच्छेदों की वृद्धि
जिसमें हो वह एकांतानुवृत्ति योग स्थान है, जिसमें प्रत्येक समय असंख्यात असंख्यात अविभाग प्रतिच्छेदों की वृद्धि हो रही है, वह क्या है? एकांतानुवृत्ति योग स्थान। माने प्रत्येक समय असंख्यात शक्ति बढ़ रही है ना, तो निरंतर बढ़ता हुआ है, तो वह एकांतानुवृत्ति योग स्थान है। इस प्रकार योगों के विशेष 14 जीव समासों में जानना चाहिए, और ये 14 जीव समासों में निरंतर ये बढ़ती हुई होती है। और 14 जीव समासों के भी अलग अलग भेद हो जाएंगे। पर्याप्तक में इतने हैं, तो अपर्याप्तक में इतने हैं, फिर जगन्य इतने, उत्कृष्ट इतने, हाँ एक इंद्री, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, ये अलग अलग करके दिखाएंगे, अभी उसमें दिखाएंगे अल्पबोध में। तो जानना, लब्ध अपर्याप्तकों के जीवित के अंतिम त्रिभाग के नीचे एकांतानुवृत्ति योग स्थान होता है। ये कई बार बतला चुके हैं कि लब्ध अपर्याप्तक जीव जो होता है उसके आयु के 3 भाग करो, और 3 भाग करने के बाद 2 भाग निकल जाएं, जो 1 भाग बचे उसके प्रथम समय से एकांतानुवृत्ति योग स्थान प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर कहते हैं कि योग स्थान अल्पभूत्व साता लब्ध पर्याप्तकों के उपपाद योग स्थान सबसे स्तोक है, उनसे उनके एकांतानुवृत्ति योग स्थान असंख्यात गुणे हैं। जो योग स्थान अल्पभूत्व में लब्ध पर्याप्तकों के उपपाद योग स्थान सबसे कम होता है। लब्ध पर्याप्तक जीव जो होते हैं ना, उनके जघन्य योग स्थान जो होता है वह सबसे कम होता है। ठीक है, जघन्य उपपाद योग स्थान सबसे स्तोक है, उनसे उनके ही एकांतानुवृत्ति योग स्थान असंख्यात गुणे हैं। ठीक है, उत्पाद योग स्थान से एकांतानुवृत्ति योग स्थान असंख्यात गुणे हैं। पहला योग स्थान ही असंख्यात गुणा है, फिर आगे आगे और बढ़ते जाते हैं। उनसे उनके ही परिणाम योग स्थान, उसी लब्ध पर्याप्तक के उन एकांतानुवृत्ति योग स्थानों से परिणाम योग स्थान असंख्यात गुणे हैं। ठीक है, ये जो योग स्थान अल्पभूत्व, ये साता लिखा है ना, साता साता लिखा है उसमें, तो साता की जगह 7 कर लेना उसको, है ना, वो मिसप्रिंट हो गया है, साता की जगह 7 कर लेना उसको। तो 7 लब्ध पर्याप्तकों के, ये 7 लब्ध पर्याप्तक हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात 7 निर्वृत्य पर्याप्तक। अब कौन आ गए? निर्वृत्य पर्याप्तक। निर्वृत्य पर्याप्तक किसे कहते हैं? अभी तो अपर्याप्तक है, लेकिन आगे चल करके अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा, उसको जो है कौन कहते हैं? निर्वृत्य पर्याप्तक। उसके कौन से कर्म का उदय है? पर्याप्तक का कि अपर्याप्तक का? नियम से उसके पर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय पाया जाता है। ठीक है, तो वह जो है निर्वृत्य पर्याप्तक जीव समासों के उपपाद योग स्थान सबसे स्तोक हैं। जो निर्वृत्य पर्याप्तक जीव हैं उनके उपपाद योग स्थान सबसे स्तोक हैं, माने सबसे कम हैं। उनसे उनके ही एकांतानुवृत्ति योग स्थान असंख्यात गुणे हैं। 7 निर्वृत्य पर्याप्तकों के अल्पभूत्व नहीं है, क्योंकि परिणाम योग स्थानों को छोड़कर उनमें अन्य योग स्थानों का अभाव है। किनके? पर्याप्तकों के। गुणकार सब जगह पल्योपम का असंख्यातवा भाग है, और गुणकार क्या है?
सभी जगह गुणकार क्या है? पल्योपम का असंख्यातवा भाग। ठीक है, ये जो है गुणकार है। जैसे प्रथम समय में जितने योग स्थान हैं उनसे असंख्यात गुणे योग स्थान अगले समय में, माने असंख्यात गुणे पल्योपम के असंख्यात भाग से गुणा करने पर जितनी संख्या आए उतने एकांतान वृद्धि योग स्थान में अविभागी प्रतिषेध पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब इनका अब आगे आएंगे। अब आगे योग स्थानों के अवयव कहते हैं। योग स्थान किसके द्वारा बनते हैं, योग स्थान कैसे बनते हैं, उनके अवयव क्या हैं, अब ये इस बात की चर्चा आएगी। अपना विषय समझ में आ रहा है ना पूरा? कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं आ रहा हो अभी तक? देखो, जो छूट जाएगा उसे आप YouTube पर सुन लीजिए, है ना। और फिर भी समझ में नहीं आए तो कल अपन उसका समाधान करेंगे। जितने भी प्रश्न हो आज सुन लेना उसको, और जो भी समझ में नहीं आए कल उसको बैठ करके पुनः समझा देंगे सारी चीज़ों को। है इस ग्रंथ के अलावा देखो, विषय से विषयांतर हो जाएगा, विषय से विषयांतर हो जाएगा। आप अन्य टाइम में पूछ लीजिए, है ना। अन्य टाइम में अपन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं। तो अभी जो है अविभाग परिच्छेदो, अविभाग परिच्छेदो भग्गोपण भग्गणाय फड्डयगम गुणहानि वियजो जाने, गुणहानि विय जाने ठाणम पणिहोदिनीय मेण, ठाणम पणिहोदिनीय मेण। अब यहाँ पर योग स्थानों के अवयव कहते हैं। तो अविभाग परिच्छेदो, अविभाग प्रतिच्छेद, ठीक है। अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं अभी मैंने बताया था, क्या होते हैं? वह शक्ति अंश, शक्ति का वह अंश। अब देखिए, मान लीजिए जे अपन उंगली हिला रहे हैं, ये क्या है? ये एक योग स्थान है, तो ये तो मध्यम योग स्थान है। और इसको हम ज़्यादा हिलाने लगे तो ये और उससे ऊंचा हो गया, फिर और ये ज़्यादा हिल रही है तो और ऊंचा हो गया, और ज़्यादा हिल रही है तो ये और ऊंचा हो गया। तो ये क्या है? ये योग स्थान, ये कंपन, वाइब्रेशन। हाथ हिल रहा है, शरीर हिल रहा है, बच्चन वर्गणाएँ निकल रही हैं, मनोवर्गणाएँ बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कभी कभी बिल्कुल मंद मंद सोचते हैं तो मंद मनोवर्गणाएँ, मंद मनो योग है, मनोयोग है। कभी बहुत ज़्यादा और हलचल मची है दिमाग में, बिल्कुल उथल पुथल मची है तो तीव्र योग है ना। कभी बहुत जोर जोर से और जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, वचन वर्गणाएँ निकल रही हैं, कभी बिल्कुल मंद मंद मन ही मन में निकल रही हैं। होता है ना, ऐसा होता है। तो ये क्या है? शक्ति अंश। कभी तीव्र शक्ति को लिए हुए, कभी मंद शक्ति को लिए हुए, ठीक है ना। तो ये शक्ति का वह अंश, शक्ति का, इन योगों की शक्ति का वह अंश जिसका दूसरा भाग न किया जा सके, ठीक है। बिल्कुल अपनों को पता भी नहीं चल रहा है उंगली में योग हो रहा है। और इससे भी कम, जहाँ तक हम उनके विभाग कर सकते हैं, जैसे पुद्गल परमाणु है, पुद्गल द्रव्य है, स्कंद है, तो उसके हम कहाँ तक विभाग कर सकते हैं? परमाणु तक। परमाणु प्राप्त होने के बाद अब उसका हम विभाग नहीं कर सकते। अब तो वह कैसा हो गया? एक प्रदेशी हो गया, अविभागी हो गया।
तो इसी प्रकार से शक्ति के जो अंश हैं, जो शक्ति है, उस शक्ति के हम विभाग करते जाएं, तोड़ते 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 इसमें और कितना हो सकता है, और कितनी शक्ति कम हो सकती है, और कितनी कम शक्ति हो सकती है। भाई हमारी उंगली यूँ हिल रही है, इससे भी कम हिल सकती है ना, बिल्कुल ऐसे हिल सकती है, इससे भी कम हिल सकती है ना। तो ये जो है शक्ति के अंश, माने सबसे छोटा शक्ति का अंश, उसे हम क्या कहते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद। ठीक है। तो सर्व योग स्थान अर्थात सर्व उपपाद योग स्थान, सर्व एकांतान वृद्धि योग स्थान व सर्व परिणाम योग स्थान, इन तीनों में से प्रत्येक योग स्थान कितने होते हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। कितने होते हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। और जगत श्रेणी कितनी बड़ी होती है, पता है किसी को? जगत श्रेणी, अरे अनंत अनंत एक सीख लिया, अनंत अनंत, उससे भी तो कुछ कम ज्यादा है। क्या बीच की? ना उत्तम ना मध्यम ना जगन्य, तो किसी को नहीं मालूम है। जगत श्रेणी का मतलब होता है एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी। एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी आकाश प्रदेश की पंक्तियों को, आकाश प्रदेश की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी आकाश प्रदेश की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। देखिए कहाँ की बातें कर रही हूँ, जहाँ हम आकाश द्रव्य की क्षेत्र की माप बता रहे हैं, तुम श्रेणी चढ़ने की बात कर रही हो। कैसे लोग कहते हैं तुम्हें ज्ञानी? अरे देखिए, ये मान लीजिए एक प्रदेश है अपना, ये एक प्रदेश हो गया, ये हमने बिंदु रख दिया पॉइंट। यद्यपि प्रदेश तो इससे बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी, मान लीजिए यहां तक, ठीक है। ये एक एक प्रदेश है, एक एक प्रदेश रखा हुआ है, ठीक है ना। जी है 7 राजू कहाँ से लेंगे? 7 राजू कहाँ से लेना है बताओ, कहाँ से ले लें? वहीं से ले लें। हाँ, तो 7 राजू लंबी और एक प्रदेश चौड़ी आकाश प्रदेश की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। 7 राजू कैसे बनती है? 7 राजू ऐसे बनती है कि जो मध्य क्या नाम है, लोक है, लोकाकाश है, ये 343 घनराजू होता है, जगत श्रेणी का होता है 343 घनराजू, ठीक है ना। तो 343 कैसे बनाएंगे? तो जो 14 राजू है ना, जब 14 राजू को हम चौकोर बना देंगे, तो चौकोर बना देंगे तो 7 राजू रह जाएगा, ठीक है। जब हम इसको चौकोर बना देंगे, ये चौकोर बना देंगे तो ये 7 राजू का रह जाएगा, ये पूरा लोक। तो इसलिए ये जगत श्रेणी कितनी है? 7 राजू। 7 राजू, क्योंकि ये जगत श्रेणियों का ये प्रतर हो जाएगा। 7 राजू लंबी और 7 राजू चौड़ा, ये क्या हो जाएगा? जगत प्रतर। और 7 राजू लंबा, 7 राजू चौड़ा और 7 राजू मोटा, ये क्या हो जाएगा? घन लोक। इसको क्या कहते हैं? घन लोक। तो ये जगत श्रेणी यहां पर बतलाई। तो जगत श्रेणी, अब इसका असंख्यातवां भाग, जगत श्रेणी का कितना? असंख्यातवां भाग। तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है,
जगत श्रेणी में कितने प्रदेश हो जाएंगे? जगत श्रेणी में जब एक अंगुल में असंख्याता असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के समयों के बराबर प्रदेश पाए जाते हैं, तो एक पूरी जगत श्रेणी में कितने प्रदेश होंगे? माने असंख्यात असंख्यात। ठीक है, उनके असंख्यातवें भाग योग स्थानों की संख्या होती है। इसमें परिणाम योग स्थान भी, उपाधि योग स्थान भी और एकांतानुवृद्धि योग स्थान, ये प्रत्येक जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग पाए जाते हैं। जगत श्रेणी समझ में आएगी? देखो, अपन को पता चलना चाहिए कि होता क्या है आखिर। हमने कह दिया जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, अब आप इस कंफ्यूजन, जगत श्रेणी क्या होती होगी, है ना? तो अब आगे समझ में जगत श्रेणी। जब अपन ये 14 राजू लंबा और कहीं 7 राजू, कहीं 1 राजू, कहीं 5 राजू, कहीं 1 राजू, तो ये लोग अब इसको हम चौकोर कर देंगे, तो चौकोर कर देंगे तो ये 7 राजू का रह जाता है। 7 राजू लंबा, 7 राजू ऊंचा और 7 राजू मोटा। ठीक है, तो इस तरह से ये लोक की रचना होती है। तो उस जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण हैं, उनमें एक एक स्थान के प्रति, एक एक स्थान के प्रति अविभाग, प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक और गुणहानि, इस प्रकार से 5 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? अविभागी, प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक और गुणहानि, ये 5 भेद होते हैं। तो इन 5 भेदों से एक योग स्थान तैयार होता है। ये उसमें 5 चीज़ें घटित हो जाएंगी तब एक योग स्थान तैयार होता है। अर्थात 7 राजू के जितने प्रदेश होते हैं उनके संख्यातवें भाग सर्व योग स्थानों की संख्या है। ठीक है, अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं और वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं और वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। अथवा जिसमें क्रम वृद्धि और क्रम हानि होती है वह स्पर्धक है तथा स्पर्धक के समूह को गुणहानि कहते हैं और गुणहानि के समूह को नाना गुणहानि और नाना गुणहानि के समूह योग स्थान कहलाता है। इतनी सारी चीजें चाहिए अपन को, है? ये नाना गुणहानि तो बहुत जगह काम आएगी, इसलिए इसको दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए। हैं? क्या हो गए 5 से ज़्यादा? पहला अविभागी प्रतिच्छेद, तो उसको हो गया वर्ग, पहला स्थान हुआ वर्ग, फिर वर्गणा, फिर स्पर्धक, फिर गुणहानि, फिर नाना गुणहानि। ठीक है, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि, नाना गुणहानि, और नाना गुणहानि का जो समूह है वह योग स्थान है। ठीक है, आगे इनका स्वरूप कहते हैं। क्या? अब परमाणु से छोटा नहीं कह रही है, परमाणु से छोटा, परमाणु से कल्पना क्यों कर रही हो? जिस हैं? हाँ, तो परमाणु कह लो, लेकिन परमाणु पुद्गल की वो है, पुद्गल द्रव्य का इकाई है, शक्ति अंश है, और ये शक्ति है, ताकत। नहीं, परमाणु से छोटा नहीं कह रहे।
हैं? कहाँ जहाँ परमाणु क्रमानी होती है। वर्गण स्पर्ध गुणानी 5 भेद हैं। जगत श्रेणी अर्थात 7 राजू के जितने प्रदेश होते हैं उनके असंख्य विभाग सर्वयुग स्थानों की संख्या है। अलग से लिख दिया है, तो अलग से लिखने के लिए कोई भी कुछ लिख दे, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो परमाणु शक्ति अंश, वह छोटे से छोटा शक्ति अंश जिसका दूसरा विभाग ना हो सके। फल अब कहते हैं, आगे इनका स्वरूप बताते हैं। पल्ला संख्ये जदिमा, पल्ला संख्ये जदिमा, गुणहानि सलाहवंती गीठाणे, गुणहानि सलाहवंती गीठाणे, गुणहानि गुणहानि फड्डयाओ, असंख्य भागम तु सेणीये। पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए। अब यहाँ कहते हैं एक योग स्थान में गुणानी की सलाखाएं संख्या पल्ल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। एक योग स्थान में गुणानी की सलाखाएं कितनी है? पल्ल के असंख्यात वे भाग। ठीक है, यह नाना गुणानी का प्रमाण है। इसे क्या कहते हैं? नाना गुणानी। एक योग स्थान में कितनी नाना गुणानी है? पल्ल के असंख्यात वे भाग। और एक गुणानी में स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। एक गुणानी में स्पर्धक कितने हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण हैं। तो इस तरह से ये जो है एक योग स्थान में नाना गुणानी सलाखाएं और गुणानियाँ, उनमें स्पर्धक कितने कितने होते हैं ये अपन कल देखेंगे, क्योंकि आज अपना समय लगभग समापन की ओर है। ठीक है ना। और कोई समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिए, एक आध प्रश्न जल्दी से, क्योंकि ये थोड़ा विषय अपन लंबा है, कल समझेंगे इसको, है ना। और पूछ लीजिए कोई बात हो तो, समझ में नहीं आया हो तो। है परिणाम योग, परिणाम योग कल बताया था कि नहीं बताया था? परिणाम योग जो योग स्थान, जो योग पर्याप्तियां पूर्ण करने के पश्चात, पर्याप्तियां पूर्ण करने के पश्चात प्रथम समय से होता है, वह परिणाम योग स्थान कहलाता है। और यह पर्याप्तियां पूर्ण करने के प्रथम समय से लेकर के संपूर्ण आयु में रहता है। ठीक है। अब इसमें घटता बढ़ता रहता है, परिणाम के अनुसार ये घटता बढ़ता भी रहता है। हमारे जैसे जैसे परिणाम बनते हैं ना, वैसा योग स्थान कम ज़्यादा होता रहता है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। कभी हम एकदम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन पाल लेते हैं, कभी कम टेंशन होता है, कभी एकदम मंद कसाई होती है, कभी तीव्र कसाई होती है। तो तीव्र कसाई में योग स्थान, योग भी बढ़ जाते हैं। योगों में आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन भी बढ़ जाता है तीव्र कसाई में। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मंद कसाई में स्पंदन नहीं बढ़ता है, मंद कसाई में भी बढ़ता है ना। हाँ, तो इस तरह से ये परिणाम योग स्थान कहलाते हैं। आज इतना ही, शेष अपन कल देखेंगे। बोलिए महावीर भगवान। महामोह नाश करे जो पवित्र में
सासु पर नारी भक्ता पर सबकी महिमा सबसे प्यारी है इमानी सुनैया हृदय में सुनैया नित्य उदित जो रहता है मेघ तराऊ ढकता है नित्य उदित जो रहता है मेघ तराऊ ढकता है मोह रूप तुम ढलता 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 है कांति महान दिखाता है शांति